राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जानी मानी रंगकर्मी त्रिपुरारी शर्मा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश का अग्रणी संस्थान, जहां से हर साल प्रशिक्षित होते हैं नए रंगकर्मी। ऐसी ही एक समर्थ रंगकर्मी हैं त्रिपुरारी शर्मा, जिन्होंने न सिर्फ इस संस्थान से प्रशिक्षण लिया है, बल्कि आज इसी संस्थान की बेहद सम्मानित और कुशल एक्टिंग टीचर भी हैं। पुरानी दिल्ली में जन्मी त्रिपुरारी शर्मा की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से हुई। पढ़ाई के दौरान ही रंग गतिविधियों में जगी उनकी दिलचस्पी त्रिपुरारी शर्मा को एनएसडी ले आई। आधुनिक रंगमंच के पितामह कहे जाने वाले इब्राहिम अलकाजी की सरपरस्ती में रंग बारीकियां सीखती हुई त्रिपुरारी शर्मा ने निर्देशन में दीक्षा हासिल की। त्रिपुरारी शर्मा देश के उन सक्रिय नाट्यकर्मियों में शामिल हैं जिन्होंने नाटकों के माध्यम से समानता, सद्भाव और शांति के लिए अथक काम किया है। देश के विभिन्न राज्यों में अपनी रंग प्रस्तुतियों से ग्रासरूट तक सुरुचि का विस्तार करती हुई त्रिपुरारी शर्मा पारंपरिक नाट्य अनुभवों को समकालीन प्रश्नों के साथ बड़ी कामयाबी से पिरोती आ रही हैं। खादी रख लो, लेकिन कोहिनूर नो 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 कोहिनूर भी ले लेंगे, समझी? नो लेंगे स्वराज, लेंगे स्वराज, लेंगे स्वराज। चीरा उसने इश्क का दामन, बेरहमी से कदर मंजूर है भटकना, अब मुझको 1983 में स्थापित अलारिपू सांस्कृतिक संगठन के साथ त्रिपुरारी शर्मा द्वारा किए गए कामों से अनेक पीढ़ियां प्रभावित और प्रेरित हुई हैं। देश और विदेश तक अपने काम से अपनी पहचान छोड़ चुकी त्रिपुरारी शर्मा अनेक सम्मानों से विभूषित हैं। श्रीमती त्रिपुरारी शर्मा 2013 में त्रिपुरारी शर्मा को थिएटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। श्रीमती त्रिपुरारी शर्मा receives the Sangeet Natak Academy Award for a contribution to Indian theatre as a director. बहुत बहुत स्वागत है त्रिपुरारी जी प्रोग्राम में। धन्यवाद। हमको बताइए, ये जो थिएटर में आपका आना हुआ जी, वो किन हालात में हुआ और आप कहाँ थीं उस वक्त, कहाँ पैदा हुई, किस तरह का परिवार था और फिर आप थिएटर में आई? मैं कैसे आई ये मुझे आज भी ताज्जुब होता है, क्योंकि जैसा आजकल हमारा इंटरव्यू प्रोसेस है इतना कठिन है, अगर ऐसा तब होता तो मैं नहीं आती, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैं बिल्कुल आई वॉज अ नोविस। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ, पुरानी दिल्ली में एक मतलब कश्मीरी गेट का इलाका है, मदरसा रोड, वहाँ पर एक छोटे से घर में। और मुझे बहुत बाद में पता चला कि वहाँ पर जो एक पॉलिटेक्निक जिसको हम कहा करते थे, वो एक्चुअली दारा शिकोह की लाइब्रेरी है, और ये मुझे तब नहीं मालूम था। और मेरा पूरा बचपन उसी लाइब्रेरी में खेलते कूदते, स्कूल जाते, उसी में बीता। और मेरे लिए पढ़ाई और खेलकूद यही था। मैंने बहुत कम थिएटर किया था यहाँ आने से पहले, और मैंने यहीं दिल्ली में पढ़ाई करी, स्कूल किया,
उसके बाद कॉलेज भी दिल्ली में किया, मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और तब जो है हम लोगों की एक ड्रामा सोसाइटी हुआ करती थी जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आकर हमें कुछ कुछ सिखाने की कोशिश करते थे। जैसे BM शाह जी आते थे, बलराज पंडित जी आए, तो उन लोगों का थोड़ा बहुत असर, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, इतना असर पड़ा कि हम भी फिर मंडी हाउस आए और यहाँ थोड़ा झांका और देखा कि ये भी एक दुनिया है। और मुझे लगता है कि शायद एक बड़ी अजूबी दुनिया थी, नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैंने निर्णय ले लिया यहाँ आने का। जब आपने ये निर्णय लिया होगा, हाँ हाँ, तो आपके परिवार में उस पर क्या प्रतिक्रिया थी? खुद आपके पिता क्या करते रहे? मेरे फादर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में काम करते थे। हमारा बहुत ही सादा परिवार था जिसमें पढ़ाई बड़ी महत्वपूर्ण थी और हम सब मतलब बहन भाई जो थे पढ़ाई में ही लगे रहते थे। कितने भाई बहन? मेरे एक भाई हैं जो अब तो बाहर मतलब अमेरिका में है, वो इंजीनियर हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन डॉक्टर हैं, उससे छोटी बहन एक कॉलेज में प्रिंसिपल रही और मेरे से उम्मीद थी कि मैं IAS कर लूँ क्योंकि वो एक हिस्सा खाली था। सो माय फादर हैड नाइस प्लान फॉर मी टू डू IAS और मैं लगता है चाहती तो कर भी लेती शायद, पर इट वाज ऑल लेफ्ट एक तरफ हो गया और मैंने ये तय किया कि चलो मैं ये करती हूँ, थिएटर। और जब आपने तय किया तो पिता का क्या रिएक्शन था? अरे और हमारे माँ तो का? घर में सन्नाटा, इट वाज शॉक, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। और अब भी मैं जब पीछे मुड़ के सोचती हूँ तो मुझे भी लगता है कि वो बड़ा इम्पल्सिव डिसीजन था और पता नहीं सही था कि गलत था, ये मैं नहीं जानती हूँ। पर मुझे लगा कि ये जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी और एक ऐसी दुनिया को जानने का कौतूहल था जिसके बारे में मेरे कुछ नहीं जानती थी। मेरी परवरिश से एकदम भिन्न थी ये दुनिया और शायद क्योंकि ये इतनी भिन्न थी इसीलिए इसमें कूदने में बड़ा एक किस्म का आनंद आया। और चूंकि आपने कहा कि बहुत इम्पल्सिव डिसीजन था, और फिर उसके बाद 3 साल आपके स्कूल में गुजरते हैं, तो जैसे जैसे साल गुजरते गए या वक्त गुजरता गया तो क्या एहसास मजबूत होता गया कि ये फ़ैसला ठीक था या गलत था या कुछ मिक्स्ड रिएक्शन? मिक्स्ड, क्योंकि मज़ा बहुत आता था और दूसरी तरफ मुश्किल बहुत था क्योंकि इसमें जो भी कुछ हम करते थे वो सब, मैं जैसा कह रही हूँ, मेरी उससे पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग था। तो अटपटा भी लगता था, अजीब भी लगता था, पर शायद जब हम कुछ नया करते हैं, सीखते हैं, तो उसमें हम अपने लिए कुछ चैलेंजेस भी बना लेते हैं। जैसे मेरे बारे में सब लोग कहते थे कि ये तो बहुत अच्छी क्रिटिक बन जाएगी, क्योंकि मैंने लिटरेचर में BA किया था और मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक़ भी था। तो मैंने तय किया कि नहीं, वो नहीं बनना है। ठीक है, मुझे लिखने का शौक़ था, मैं लिखूंगी, पर नहीं, मैं जो मेरे बारे में सब कहते थे ये तो कोई इंटेलेक्चुअल सी बन के बैठ जाएगी, तो नहीं, वो मुझे नहीं करना है, मुझे प्रैक्टिशनर ही बनना है, मुझे प्रैक्टिस ही करनी है। अगर थिएटर में आए हैं तो थिएटर ही करना है। इस तरह की एक ज़िद बनती गई। और एक चीज़ ज़रूर तय थी कि जब इधर आए तो ये मालूम था कि हमने कुछ चीज़ों से मुंह मोड़ा है। जैसे जो अगर मैं IAS करती मुझे मिलता, या मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर बनती, या मैं कहीं पत्रकार भी बनती, तो जो जो चीज़ें मुझे वहाँ मिलती वो यहाँ नहीं मिलेंगी। ये बहुत जल्दी समझ में आ गया और ये तयशुदा था कि आप यहाँ रहेंगे तो आप मतलब आपको बहुत सारे कंफर्ट्स नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो है यही है। इस तरह की एक क्या बोलें, संकल्प भावना बन गई थी यहाँ रहते रहते। और हमारे सामने उस समय हमारे को जो दिखता था वो यही दिखता था कि लोग थिएटर करते हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग करते हैं, जगह जगह जाते हैं, काम करते हैं। तो हमको भी लगा हम भी यही करेंगे, और अगर मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं तो तब भी करूँगी और कर सकती हूँ। तो इस तरह के अजीबो गरीब ये जो अपने से हम कुछ अपने आप के लिए कुछ चैलेंजेस बना लेते हैं, उस तरह की ज़िद ज़रूर यहाँ बन गई थी। और जब वो जो 3 साल गुजर रहे थे उसमें कौन से लोग या कौन से मसले या कौन से प्रेरक बिंदु आते गए जो आपको यहाँ रुचि उसमें बनी रही आखिर में? सबसे पहले तो अलकाज़ी साहब खुद थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, तो उनसे मतलब एक
इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। और क्योंकि वो बहुत अपने फॉर्म को लेकर और अपने काम को लेकर परफेक्शनिस्ट थे, तो वो उसकी बारीकी को देखने का मौका मिला। क्योंकि तब हम लोग रिहर्सल में बैठा, पूरा स्कूल रिहर्सल में बैठता था, तो हम ध्यान से ऑब्ज़र्व कर सकते थे कि कौन सी मूव क्यों हो रही है, ये रंग और ये रंग क्या कह रहा है, इस तरह से क्यों रखा है, वैसे क्यों नहीं रखा है। तो बहुत सारी हमारी जो पढ़ाई हुई वो देखने से और ऑब्ज़र्व करने से और आपस में चर्चा करने से हुई। और फिर हम लोग छोटे मोटे काम करते थे, कभी ब्रोशर पकड़ाने का, अशरिंग करने का, कभी किसी लाइटिंग डिज़ाइनर की मदद करने के लिए लाइटिंग बूथ में बैठ गए तो डिमर चलाने लग गए। और जब डिमर चला रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि अभिनेताओं की गति कितनी भिन्न है और उनकी गति के साथ हम लाइट कैसे मैच करें। तो हाँ, एक्टर टू एक्टर रिदम क्या होती है, एक प्रोडक्शन का डिज़ाइन क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हमको समझ आने लगी इस तरह से काम करते हुए। फिर कारंज जी आए, कारंज जी से और भी बहुत कुछ सीखा। और ये सीखा कि दिल्ली में रहते हुए हमने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ नहीं जानते हैं हम अपने इस देश के बारे में, कला के बारे में। तो वो सब सीखने का, उस सबको एक्सप्लोर करने की और एक इच्छा पैदा हुई। मतलब यहाँ आकर मुझे कंटिन्यूसली ये पता चलता गया कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं क्या क्या नहीं जानती हूँ, और जो जो मैं नहीं जानती हूँ उसको मुझे जानने की कोशिश तो करनी चाहिए, ऐसा मुझे बराबर लगता गया। ये तो एक It बात was a हुई। very humbling experience to be here. ये तो एक बात हुई कि क्या क्या नहीं जानते, स्कूल हो, चाहे वो मिरांडा हाउस तक की दुनिया हो, और उसके बाद यहाँ आना। कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो आप की दुनिया में वहाँ भी खुली होंगी, जो यहाँ आकर रेसिप्रोकेट हुई होंगी। तो वो कौन सी चीज़ें थी जो लगा कि अच्छा हुआ कि यहाँ आ गए और उसकी एक कॉन्टिन्यूटी मिल गई? जैसे एक तो लिखने का शौक़ था, और यहाँ आकर जब नाटक के स्ट्रक्चर और नाटक की चीज़ें समझ में आईं तो नाटक का लिखना एक समझ में आया। दूसरा जो मेरी एक लड़ाई सी रही, जद्दोजहद रही, कि नाटकों में जिस तरह महिलाओं की भूमिकाएं हमारे सामने आती थी तो मुझे बड़ा वो विचलित करती थी। और मुझे लगता था कि नहीं इसमें मैं या मेरी जैसी महिलाएं तो कहीं है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ हैं इसमें, और ऐसी भूमिकाएं क्यों नहीं लिखी जाती हैं। Why can't there be women like this, and why can't a woman question, and why can't a woman be also an intelligent character? तो इस तरह की जो वो शायद कॉलेज से और कॉलेज के माहौल से और यूनिवर्सिटी से भी जो सवाल मन में आ गए थे, वो यहाँ और खुलकर सामने आए, और उनको मैं जगह दे पाई, अपने भीतर भी और अपने बाहर भी। उनका खुलासा हुआ यहाँ आकर काम के माध्यम से। तो ये ज़रूर फिर मुझे लगा कि हाँ, इस माध्यम से, इस तरह से जीवंतता से कुछ नए कैरेक्टर्स को, नई भूमिकाओं को, नए संबंधों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और तब आपने स्कूल में स्पेशलाइज करते वक्त डायरेक्शन को ही स्पेशलाइज किया? जी, मैंने डायरेक्शन। तो क्या तब तक कुछ और महिलाएं डायरेक्शन में स्पेशलाइज करके काम कर रही थीं आपकी नज़र में आपके आने से पहले, या फिर आपने इसको एक चैलेंज की तरह ही नहीं, मेरे से पहले भी हमसे सीनियर बैचेस में भी विमेन डायरेक्टर्स थी, लड़कियां लेती थी डायरेक्शन और करती थी। और अमाला लाना तब काम करी रही थी, विजया मेहता का काम हमारे सामने था, और मेरे ख्याल से मतलब ऐसा नहीं कि नहीं थी, मतलब वो मैं नहीं कह सकती। तो आपने लेकिन डायरेक्शन को ही चुना? हाँ, मैंने डायरेक्शन। क्या वजह होगी? शायद इसलिए कि आपको जो कोट एंड कोट इंटेलेक्चुअल एक तो ये था कि नहीं, मुझे प्रैक्टिशनर ही बनना है और मुझे करना है और मुझे भिड़ना है इससे। और मेरे बारे में जो मेरे बैचमेट्स और ये सब मुझे मेरे बारे में सोचते थे कि ये तो मतलब कहीं हाई फाई टाइप ऑफ पर्सन है, वो मैं नहीं हूँ। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट बीइंग इन थिएटर। नहीं तो कहते थे ये तो ऐसे ही हवाबाजी करेगी, तो मैं नहीं करूँगी, ये एक था। दूसरा, मुझे अपने लिए ये उद्देश्य न था कि मुझे कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। एंड वन ऑफ देम वेरी डेफिनेटली वाज टू एक्सप्लोर कैरेक्टर्स ऑफ विमेन एंड विमेन पोर्ट्रेयल। ये शायद हमारी जनरेशन में बहुत से लोगों का रहा होगा, क्योंकि आई एम टॉकिंग ऑफ 79, एंड उसी समय बहुत सारे कैंपेन्स भी और बहुत सारे विमेन रिलेटेड बिल्स भी उस समय सब, मतलब एक नई लहर थी।
तो उसका भी असर हो सकता है, जिससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला। इट्स अ काइंड ऑफ यू वांट टू आप इट्स ऑल्सो बिकॉज आप अपने आप को सामने लाते हैं जब आप नाटक लिखते हैं या कुछ करते हैं। आड़ ज़रूर आप लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को रिवील भी करते हैं। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। होने के बावजूद ना कोई जिंदगी अब शोहरत आपसे कोई भी ये बहुत ही सिलसिला तेरी मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज़ है? मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। और मेरी आवाज ये भी हो सकती है। आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। अगर किसी ने अंग्रेज कहा होता ना, मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फौरन, और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप। दोस्तों से प्यार किया, गुफ्तगू से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया शान से। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अब आप देखेंगी कि जैसे किसी नाटक को खड़ा करना है बहुत कॉन्सेप्शन के लेवल पर, तो एक डायरेक्टर के रूप में आप एक इंडिविजुअल भी हैं। हाँ। और उसी वक्त आपके सामने बाहर जो दुनिया मौजूद है उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं, और इन दोनों के बीच एक लगातार एक कशमकश, एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है कि आपको जो बात कहनी है उसको आप अपनी तरह से सोचेंगी, अपने अनुभवों, अपने एस्पिरेशन और अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट करेंगी, और दूसरी तरफ बाहर की जो दुनिया है। आपके प्रोसेस में अगर देखें तो आप इसे कैसे सॉल्व करती हैं? देखिए, मेरे प्रोसेस में कई स्टेजेस रहीं। जैसे पहले हमने ये जो सीखा एक तरह से प्ले को खड़ा करना, वो हमने उस तरह से करने की कोशिश करी, जिसमें अगर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच ली और मैं उस हिसाब से उसको कर रही हूँ। धीरे धीरे काम करते करते ये लगने लगा कि मेरे साथ जो लोग हैं, जो मेरे एक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं, उन्हें केवल मुझे फॉलो नहीं करना है, पर हम सबको मिलजुल कर एक साथ इस चीज़ को करना है। तो मेरे काम करने के तरीके में बहुत फ़र्क आया है। इट बिकेम व्हाट यू कैन से मोर कोलैबोरेटिव in the sense that we share, we discuss, we talk and then we इसको हम खड़ा करते हैं। तो और उसके बाद मैंने डिवाइजिंग भी बहुत किया है, जिसमें स्क्रिप्ट पहले से लिखी नहीं रहती है, स्क्रिप्ट काम करते करते बनती है, उसमें हम सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है, हम सब मिलकर उसको तैयार करते हैं। तो वो भी मैं इस प्रोसेस को बहुत इन्जॉय भी करती हूँ, डिवाइजिंग प्रोसेस का। और मैंने ये समझा कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एज द टीम लीडर, जिसको अब मैं डायरेक्टर को एज अ टीम लीडर भी देखती हूँ कई बार, कि दैट यू नो एवरीथिंग और यू हैव ऑल द आंसर्स, बट दैट यू केयर टू फाइंड ऑल द आंसर्स फ्रॉम वेर एवर यू कैन गेट, एंड यू केयर टू जो भी आप खड़ा कर रहे हैं उसकी आत्मा को कहाँ से निखार मिले, आप उसके कोर तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस तरह इसमें बहुत फ़र्क आया है। फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि एक जो डायरेक्टर है वो भी आर्टिस्ट है। हम लोग कई बार डायरेक्टर को सिर्फ एज अ पर्सन जो हमको कहेगा इधर जाओ उधर जाओ, बहुत बदनाम हैं डायरेक्टर्स, लेकिन एक डायरेक्टर भी आर्टिस्ट है और वो कलम से या ब्रश पेंट से नहीं चित्र बनाते, वो स्पेस में विजुअल्स खड़े करते हैं। सो आर्टिस्ट हु पेंट्स इन स्पेस, आर्टिस्ट हु हियर्स इन स्पेस, है ना, वो खुद नहीं गाए पर वो स्वर क्रिएट, स्वरों का एक साइकिल ज़रूर क्रिएट कर रही है वो भी, तो वो भी एक आर्टिस्ट है। और ये कई बार लोग भूल जाते हैं और कई बार अपने उस भीतर वाली मेरी इच्छा जो है उसको बड़ा संयम से रखना पड़ता है, क्योंकि उसको मतलब यू कांट इम्पोज इट बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। नहीं तो उस तरह से धीरे धीरे आप सबको परसुएट करते हैं, थोड़ा दुलार से भी अपने साथ रखते हैं
क्योंकि आपका बहुत कुछ एट स्टेक होता है। हाँ, आपने बहुत समय से इसके बारे में सोचा है, सपना है, अब वो साकार हो रहा है, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई एक्टर्स जो मेरे साथ ट्यून इन कर जाते हैं, और फिर जब हम लोग एक चीज़ को खड़ा करते हैं तो मैं पता नहीं मैं उनको कभी कहती हूँ कि नहीं, बट इनसाइड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। डिज़ाइन और डिवाइस और एग्जीक्यूशन, जैसा कि आपने इन बातों का पर अभी रोशनी डाली, इससे अलग जो एक चीज़ है कि जो बात थी, जो कथन था, जो उसका नैरेटिव था या जो उसका कंटेंट था, वो आपको तय करना था, या जब आपने तय किया तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ही दर्शकों को मिस रीड करते हैं कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी। जब अनलेस कि वो फाइनल एग्जीक्यूशन तक नहीं गई, तब तक आपके मन में एक धुक धुकी रहती है कि ये क्या होगा इसका। तो कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपको लगा कि ये बिल्कुल चलने वाली चीज़ नहीं है और उसको बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल ढंग से लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया? हाँ, जब मैंने काठ की गाड़ी किया, काठ की गाड़ी जो है वो लेप्रेसी पेशेंट्स पर था, और मैंने बहुत घूमकर रिसर्च किया, मैं मिली लोगों से और मैंने बहुत सीखा। मैंने सीखा कि एक औरत को घर से निकाल देना बड़ा आसान है। कभी दहेज के बहाने से निकालते हैं, या कभी उसको डिजीज़ हो गया इसलिए निकाल देते हैं। लेकिन मैंने ये भी सीखा कि लोग जब ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं तो वो फिर से अपनी ज़िंदगी कैसे बनाते हैं, और वहाँ पे वो कैसे नए दोस्त ढूंढते हैं, नए संबंध ढूंढते हैं। और मैं ना बहुत वो हो गई कि कल को कुछ नहीं भी रहेगा ना, तब भी कुछ होता है और हम फिर खड़े हो सकते हैं। ये मैंने सीखा। और मैंने ये सीखा कि जो लोग भीख मांगते हुए, जिनको हम भिखारी समझते हैं, वो भिखारी नहीं होते। वो उनमें से बहुत लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं जिनको हालात ने या समाज ने किनारे कर दिया है। तो बहुत कुछ मैंने सीखा था, मेरी बहुत लर्निंग थी, और मैंने बड़ी मेहनत और उससे मैंने ये नाटक किया। लेकिन मैं बहुत घबराई हुई इसलिए थी क्योंकि एक तो विषय बड़ा अजीब था, और लोगों की अपनी धारणाएं, अपने प्रेजुडिसेस हैं ही, जो मेरे भी थे इसमें शुरू करने से पहले। और मैंने धीरे धीरे बहुत चीज़ें, जैसे मैंने कहा, मैंने सीखी, तो बहुत बहुत बड़ी बातें थी ये। और मेरे को इसमें ना नाटक का स्ट्रक्चर, कहानी नहीं मिल रही थी। तो इसमें 2 कहानियाँ, 3 कहानियाँ, कैरेक्टर्स बहुत मिल रहे थे, और मैं चाहती थी कि लोग उन कैरेक्टर्स से मिलें जिनसे मैं मिली थी, थ्रू माय एक्टर्स। तो और मैंने अपने एक्टर्स के साथ भी, मुझे याद है मैंने बड़े डरते डरते उनको बताया, बड़े डरते डरते उनको मैंने स्लाइड्स दिखाई। तब मतलब बजाज जी यहाँ ऑफिशिएट कर रहे थे एज डायरेक्टर, उन्होंने, और विजय तेंदुलकर जी हमारी सोसाइटी देख रहे थे। तो मैं उनके पास भी बहुत डरते डरते मैंने बात करी। तो उन्होंने, और मनोहर सिंह जी ने, जो कि उस समय रेपर्टरी चीफ थे, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, करो तुम, और ये चिंता मत करो कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे एक्टर्स के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज बनने दो। तो उसी नज़र से मैंने किया, और मेरे एक्टर्स ने बहुत साथ दिया। मतलब यहाँ तक कि मैं बहुत, मतलब उन्होंने व्यास ने कविता भी लिखी, सीमा बिस्वास ने बहुत मेहनत करी उस पर। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, पर मुझे ये लग रहा था कि ये सक्सेस तो नहीं होगा। चलो ये हम ठीक से बना पाएँ, खड़ा कर पाएँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर जब ये हुआ, एंड इट वाज अमेजिंग, आई मीन दैट इट वाज, एक तो स्ट्रक्चर नहीं नाटक में, ऊपर से सब्जेक्ट ऐसा, एंड मेरे एक्टर्स भी तब सब नए ही थे, ये सब स्कूल से पास आउट ही थे। रवि खानोलकर, सीमा एंड श्री वल्लभ व्यास, ये सब तभी पास आउट थे। बट इट जस्ट वर्कड लाइक मैजिक, और आई थिंक वी वर ऑल सरप्राइज्ड। हम सब हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि एक्टर्स ने भी ये कहा कि हमारे लिए एक्सरसाइज अच्छी है। यहाँ भी सब कह रहे थे कि तुम एक्सरसाइज अच्छी हो रही है, तुम चिंता मत करो। तो हम उसको उसी तरह से ले रहे थे, एंड समथिंग एल्स हैपेंड। और आखिर में आपसे पूछेंगे त्रिपुरारी जी कि जो थिएटर का मौजूदा सीन है हम लोगों के देश में, उसको आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि कुछ तो नेशनल सेंटर्स हैं और जहाँ पर कुछ
काफ़ी पैसे और फंड और ग्रांट से काम हो रहा है, लेकिन तमाम छोटे कस्बे और छोटे शहर और छोटे जनपद किस तरह की थिएटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इस पर जब आप नज़र डालती हैं तो क्या पाती हैं? देखिए, मेरा तो बहुत सारा समय जो है, मैंने एनएसटी बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत लेट ज्वाइन किया। आई वर्कड मोर आउटसाइड, इसलिए मैं उस पूरे थिएटर वर्क के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई भी करती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि आज थिएटर को स्पेशली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में उस काम ने बचा के भी रखा है, और उसकी जो स्पार्क है उसको उन्होंने जो हमारे छोटे मतलब छोटे तो नहीं कहना चाहिए, जिसको हम सो कॉल्ड अनपेड ग्रुप, जिनमें कलाकारों को हम पैसे नहीं दे पाते या कुछ, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, आई थिंक दे हैव केप्ट द स्पार्क ऑफ थिएटर गोइंग। मुझे ये ज़रूर लगता है कि जितना रचनात्मक काम हो रहा है उतना पहुंच नहीं पा रहा है, उस पर चर्चा भी कम हो रही है, और इसमें समाज को और बाकी लोगों को मंच और देना चाहिए कलाकारों को। एंड आई थिंक ठीक है, हम कहते हैं कि हमने सोच लिया था कि पैसों की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब आपको जीने के लिए आपको एक बेर मिनिमम कुछ तो चाहिए, और अगर आप कलाकार हैं तो आपको क्योंकि अपनी कला से प्यार है उसकी सज़ा भी नहीं दी जानी चाहिए। इट शुड बी टेकन, उसको मतलब हाथ पे रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए हमें एवेन्यूज़, वी हैव टू क्रिएट मोर एवेन्यूज़, मोर स्पेसेस, जहाँ पर वो काम कर पाएँ और इज़्ज़त से काम कर पाएँ और खुशी से काम कर पाएँ, और केवल निष्ठा भाव से काम ना करें। दैट वी हैव टू लुक इनटू दोज एरियाज़, क्योंकि मुझे लगता है कि फैसिलिटीज़ की और ज़रूरत है थिएटर को। तो जो आउट ऑफ इम्पल्स या इम्पल्सिव जो डिसीजन था आपका मिरांडा हाउस से निकलने के बाद थिएटर की दुनिया में आने का, जब आप उस पर दोबारा गौर करती हैं तो क्या पाती हैं कि जो वक्त गुज़रा या जो गुज़र रहा है वो कैसा है? वक्त तो गुज़र गया, कुछ वक्त तो गुज़र गया। अब मैं कई बार अब भी सोचती हूँ कि पता नहीं वो सही निर्णय था कि नहीं, वो मैं अब भी सोचती हूँ, क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि मुझे बहुत कम आता है, और मैं जब भी कुछ नया शुरू करने जाती हूँ ना तो मैं बहुत घबराई हुई होती हूँ, और मुझे हर बार मुझे लगता है कि पता नहीं ये कैसे होगा, और क्या ये मैं इस चीज़ को ऐसे खड़ा कर पाऊँगी, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसमें जो हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आपकी सर्च भी अब थोड़ी बारीक हो गई। अब कभी आप सोचते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी एक साथ में कैरी कर लूँ, कभी आप सोचते हैं कि कभी ये पिता भी है और कभी ये पुत्र भी है ये कैरेक्टर, तो इसके मैं ये आयाम कैसे निकाल लूँ। तो एवरी टाइम आई ऑलवेज़ वंडर कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और मुझे अब भी लगता है कि मेरे को अभी भी थिएटर ना कम समझ में आया है, ये अब भी लगता है। फिर भी लेकिन उस घबराई हुई हालत में चीज़ें हो ही जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं, तब वो क्यों हो जाती होंगी? वो कौन सी ताकत होगी जो इस घबराहट को परे ढकेल कर फिर से खड़ा कर देती होगी? नहीं, आनंद तो बहुत आता है जब आप मिलकर करने लगते हैं और आप अपने एक्टर्स के साथ इंगेज करते हैं, अपने डिज़ाइनर्स के साथ इंगेज करते हैं, और वो भी आपको कुछ बताते हैं। मतलब we get excited, excitement is what keeps you on. It's always so exciting to find something new, something different. तो मज़ा तो बहुत आता है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपुरारी जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी सारी बातें, क्योंकि हम तो आपके बारे में बहुत ही कम जानते थे सिवाय इसके कि जो आपके किए हुए नाटक देखे हैं, लेकिन ये जो सफ़र है बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। ये थी जानी मानी रंगकर्मी त्रिपुरारी शर्मा प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। हसरतों से सजाया हाउस का श्रृंगार, पहचान की